हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आज हमारी पहली न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू रिटेल इन्फ्लेशन, जो 7 मंथ लो पर देखी गई है और आरबीआई का जो 4% का टारगेट है इन्फ्लेशन को लेकर उससे भी नीचे रिकॉर्ड की गई है। ऑलराइट, दिस इज 3.6 के आसपास आपकी फेब 2025 के जो डाटा हैं, जो स्टैट्स हैं, वो बता रहे हैं। और इकोनॉमिस्ट अब अनुमान लगा रहे हैं कि ग्रोथ को स्पर करने के लिए अब शायद आरबीआई फिर से रेपो रेट के अंदर कट्स लेकर आ सकता है। ठीक है, आपको पता है मनी इन्फ्लक्स करने के लिए आरबीआई अक्सर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर चेंजेस करता रहता है, जिसके अंदर वो रेपो रेट के साथ अपनी चीज़ों को कॉन्ट्राविन करता है, या आप कह सकते हैं उसके साथ प्ले आउट करता है, ताकि इकोनॉमी के अंदर पैसा जो है वो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए। जब भी आरबीआई अपने रेट्स को कम करता है तो उसका सीधा सा असर ये होता है कि इकोनॉमी के अंदर जो है डिमांड जनरेट हो, पैसा ज़्यादा जाए लोगों के हाथ में और उस पैसे की मदद से वो इकोनॉमी में डिमांड जनरेट करे, ग्रोथ जनरेट करे। ठीक है, लेकिन इसका एक जो फॉल आउट मिलता है दैट इज द इन्फ्लेशन पार्ट। अब क्योंकि इन्फ्लेशन पार्ट कंट्रोल में है तो यही इकोनॉमिस्ट जो हैं अब क्या कर रहे हैं, आपके अनुमान लगा रहे हैं कि शायद अब इकोनॉमी के अंदर कट रेट देखने को मिल सकता है, जैसा कि पहले आपकी पिछले महीने भी देखा गया था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आ रही है दैट इज फ्रॉम हेयर 5th खेलो इंडिया विंटर गेम्स। राइट, गुलमर्ग के अंदर आपके जो हैं वो समिट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, और इंडियन आर्मी सेकेंड ईयर भी लगातार जीती है और हिमाचल प्रदेश ने सेकंड पोजीशन अटेन की है। ये एक टाइप के, देखिए, ये 2017 के अंदर आपके खेलो इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, जो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर होता है, यूथ के हिसाब से होता है, स्पेशलाइज्ड कैटेगरी के अंदर होता है, विंटर प्रोग्राम होता है। इसमें ओवरऑल इंडिया से सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इनफैक्ट इंटरनेशनल कंट्रीज से भी लोग आते हैं कुछ सेशंस के लिए। जैसे इसके अंदर आपकी आइस स्केटिंग वगैरह है, स्कोस्किंग, ये सब कुछ जो स्नो से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं वो आपके जम्मू कश्मीर और आपके गुलमर्ग वाले एरिया के अंदर, ये प्राइमरीली लद्दाख और गुलमर्ग के एरियाज में आपका होस्ट किया जाता है। ठीक है, इसकी जो रेलेवेंस है वो सीधा सीधा इस इनिशिएटिव का यही है। खेलो इंडिया जो है वो होलिस्टिक प्रोग्राम है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के आपके प्रोग्राम्स चलते हैं, जिसमें से विंटर गेम्स एक है। राइट, इसके पीछे सीधा सा इनिशिएटिव ये है कि लोकल लेवल पर, इंडियन लेवल पर, कंट्री के लेवल पर जितना भी आपका यूथ स्पोर्ट्स की तरफ डाइवर्ज है उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए कि वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो वो हिडन टैलेंट जिससे एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था, वो प्लेटफॉर्म देने का जरिया है ये खेलो इंडिया प्रोग्राम। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपके पास न्यूज़ आई है यूएस टैरिफ से रिलेटेड। एल्यूमिनियम और स्टील इंपोर्ट्स के ऊपर जो इन लोगों ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर पूरा का पूरा चार्ज लगे थे वो इनैक्ट हो चुके हैं। ठीक है, एंड इसकी वजह से स्विफ्ट रिटेलिएशन भी हुआ है यूरोप की वजह से, बिकॉज उन्होंने भी रिटेलिएशन के अंदर यूएस इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ्स लगाए हैं। देखिए, अगेन यूएस के टैरिफ पॉलिसी के चलते अलग अलग देश अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। भारत का स्टांस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम रिटेलिएटरी टैरिफ्स ना अपनाने की बजाय वी आर मोर फोकसिंग ऑन बायलेटरल टाइज। ठीक है, कि हम बायलेटरल लेवल पर एक दूसरे के साथ टैरिफ से वीवर वगैरह ले लें, इस तरीके की अप्रोच भारत चाह रहा है और उसी के हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है जी, ना कि हम ऑन फ्रंट ग्लोबल लेवल पर जाकर हम रिटेलिएशन के अंदर किसी भी तरीके के टैरिफ्स अभी तक भारत की तरफ से नहीं लगे हैं। जैसे आपने कनाडा के देखा, चाइना के देखा, अब यूरोप के देख रहे हैं, इस तरीके से भारत ने फोर फ्रंट पर आकर ऐसा कुछ स्टेप नहीं लिया है। ऑलराइट, वी हैव फोकस्ड ऑन आर बायलेटरल टाइज, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, कोई भी टॉपिक है अगर वो इंटरनेशनल ग्लोबल न्यूज़ का है तो आपको पहले उसका कंटेक्स्ट पता हो, फिर आपको ये पता हो कि उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ रहा है और भारत की स्थिति या भारत का स्टांस उस पर्टिकुलर इशू के ऊपर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो वही चीज़ के इर्द गिर्द मैंने आपको पूरा ये चीज़ हम बहुत टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं कि टैरिफ वॉर के चलते जो आपकी इकोनॉमी की चेन्स हैं, इंटरमिक्स चेन्स हैं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, इसीलिए उनके ऊपर सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है और उस इम्पैक्ट को कंट्रोल आउट करने के लिए ही शायद दूसरी इकोनॉमीज अपने आप को बचाने के लिए रिटेलिएशन में चीज़ें कर रही है। लेकिन भारत क्योंकि बायलेटरल टाइज में ज़्यादा फोकस रखता है, भारत बायलेटरली इस इशू को सॉल्व करना चाह रहा है, इसीलिए वी हैव अ सॉफ्ट हैंड स्टैंड ऑन दिस इशू।
राइट, ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मॉरिशस के बारे में। देखिए हमने कल के आर्टिकल में भी डिस्कस किया था, जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अवार्ड जो उनके नेशनल हाईएस्ट अवार्ड है वो मोदी जी को प्रेजेंट किया था, जो 21st इंटरनेशनल अवार्ड बना है मोदी जी के लिए, राइट। अब यहाँ पर वो नेशनल डे सेलिब्रेशंस के दौरान ही पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने सीधा बोला है दैट फ्री, ओपन, सिक्योर एंड सेफ इंडियन ओशियन वाज कॉमन प्रायोरिटी फॉर बोथ इंडिया एंड मॉरिशस। ठीक है, तो ये एक 2 डे विजिट पर गए हैं नरेंद्र मोदी जी, जहां ये बात कर रहे हैं इंडियन ओशन के बारे में, और यहाँ पर इन लोगों ने हर एक उस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात की है, चाहे वो लोकल करेंसी से रिलेटेड हो, टूरिज्म से रिलेटेड हो। मोर ओवर आपके मॉरिशस की जो क्लेम्स हैं दैट इज ऑन दी चैगोस आर्कीपेलागो, उसके ऊपर भी इंडिया ने अपना स्टांस रखा है कि हम कंप्लीटली सपोर्ट करते हैं ऑन दी सोवरेनिटी ऑफ मॉरिशस ओवर दी चैगोस आर्कीपेलागो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि चैगोस आर्कीपेलागो की लोकेशन क्या है। सबसे पहला वहीं पर है जहां आपका मॉरिशस लोकेटेड है, इंडियन ओशन के अंदर मेडागास्कर के पास। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्प्यूट कौन से 2 देशों के बीच में चल रहा था, तो ये यूके की ओवरसीज टेरिटरी थी जिसके बीच में ये पूरा का पूरा मामला चल रहा था। ठीक है, तो यूके और मॉरिशस अभी कुछ टाइम पहले ही इसके 5 जो हैं एक एग्रीमेंट पे पहुंचे हैं, जहां इसकी पूरा टेक ओवर जो है वो मॉरिशस को दिया जा रहा है। ये तो पहले भी न्यूज़ में था और अब फिर से न्यूज़ में आ गया है प्रीलिम से जस्ट कुछ दिन पहले, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों ही सूरतों में। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हुई है, जैसे यहाँ पर कोलंबो सिक्योरिटी कन्क्लेव, इंडियन ओशन IORA का मेंबर है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। तो हम ये इंडिया ने ये क्लेम किया है that we ensure complete protection of exclusive economic zone and moreover जितना भी हो सकेगा मिलिट्री जो एग्रीमेंट है ऑल्सो अनहिंडर्ड ऑपरेशंस ऑफ डियागो गार्सिया मिलिट्री बेस फॉर द नेक्स्ट 99 ईयर्स। ठीक है, तो डियागो गार्सिया जो मिलिट्री बेस है आपका यूएसए का, वो सारी चीज़ें या जो आपके मॉरिशस के पास हैं जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं उनकी एक्सेस, उनसे रिलेटेड जितने भी मैटर हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए। चागोस आर्कीपेलागो, डियागो गार्सिया, रीयूनियन आइलैंड, सेशल्स, इन सब की लोकेशन आसपास इंपॉर्टेंट है। और कमाल की बात यह है कि भारत के रिलेशंस मॉरिशस के साथ अच्छे होने की वजह से नेचुरली आसपास के एरियाज में हमारी पीसफुल एंटिटी बन जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इस बार कि किस तरीके से चीज़ें होंगी। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, ही वॉज कॉन्फर्ड विद द हाइएस्ट ऑनर ऑफ द कंट्री, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ इंडियन ओशियन। तो ये नाम आपको सीधा सीधा पूछ लेगा वो कि ये किस कंट्री के हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है। ठीक है, कि किस देश का अवार्ड है, ये आपको ये सीधा सीधा पूछ लेगा। पीसीएस के अंदर ऐसे क्वेश्चंस बहुत प्रोबेबल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट जब हम चल रहे हैं तो अगली चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज फ्रॉम हेयर। यहाँ पर एक इमेज है आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज अगेन खुतीराकली। ठीक है, जो आपके यहाँ पर 8 हॉर्सेस की रेप्लिकास की परेड होती है और ये पूरी की पूरी एक चिन्ना कथूर भगवती टेम्पल के अंदर आपकी फेस्टिवल सेलिब्रेशन के दौरान ये पूरा होता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपकी आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करती हैं, वहाँ पर पूछ ली जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने पास स्टोर करके रख लेनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम टू टाइम ही न्यूज़ में आती हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी एक टर्म है दैट इज दी थलंगरा टोपी। ठीक है, ये चीज़ आपसे सीधा पूछ लेगा कि ये किस कम्युनिटी से रिलेटेड है। ये एक ट्रेडिशनल हैंडमेड प्रेयर कैप है, ऑलराइट, जिसे मुस्लिम कम्युनिटी जनरली यूज़ करती है रमदान के दौरान, जो उनका अभी मंथ चल रहा है। ठीक है, जिसके अंदर वो लोग फास्टिंग करते हैं और ये सब होता है। उसी के दौरान आपकी ये जो थलांगरा टोपी है ये यूज़ होती है, जो ट्रेडिशनल टाइम से काफ़ी हज़ारों साल पुरानी इसकी हिस्ट्री बताई गई है। इनफैक्ट मोरक्कन ट्रेवलर थे जो इब्न बतूता, उनकी राइटिंग्स में भी इसका जिक्र है। ऑलराइट, इस आर्टिकल के अंदर लेकिन जो डिस्कस हुआ है दैट इज़ ऑन द लूजिंग रेलेवेंस। ऑल्दो इसको जो है वो एक ट्रेडिशनल आर्टिक्राफ्ट का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये जो सेलर्स हैं अब अपने आप को उतना ज़्यादा अच्छे से रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, रीजन बीइंग सी द स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजिंग द कैप एज हेरिटेज आइटम। यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ना मिलने के कारण
इस ट्रेडिशन को कहीं ना कहीं बैकआउट फॉल करना पड़ रहा है। मतलब ये लोग अपना बिजनेस छोड़कर कुछ और ऑप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उतना ऑप्टिमिज्म नहीं दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें आपको इस आर्टिकल से पता लग जाएंगी। और इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो अगेन द नेम ऑफ द कैप, दैट इज योर थलांगरा टोपी। ऑलराइट, किस कम्युनिटी के द्वारा यूज की जाती है, इस तरीके से चीजें आपसे पूछ ली जाएंगी, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है, सबसे पहला जो आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू इमिग्रेशन बिल। कल ही लोकसभा के अंदर इमिग्रेशन बिल जो है वो आपका पारित मतलब टेबल किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। और गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि ये बिल सिटीजनशिप से रिलेटेड इसका कोई आता पता नहीं है, मतलब उससे रिलेटेड इसका कोई लेना देना नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि ये सिंप्लीफाई करना चाहता है कंप्लायंस ऑफ फॉरेन लॉज, ठीक है, ताकि इंडिया के अंदर चीजें जो हैं वो थोड़ा ज्यादा सिस्टमाइज्ड तरीके से देखी जा सके। अब यहाँ पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो ये बिल है दैट इज a comprehensive legislation to regulate all the matters relating to foreigners and immigration। क्योंकि फॉरनर और इमिग्रेंट इशू बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस हो गया है पिछले कुछ 6 महीनों में, चाहे वो इलीगल इमिग्रेशन हो, चाहे वो भारत के अंदर डिटेनीज हो या भारत के द्वारा डिपोर्ट किए जा रहे हों, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड हमारे पास 4 एक्ट्स हैं। द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरनर्स एक्ट 1939, Foreigners Act 1946 and the Immigration Carrier Liability Act 2000, ठीक है। तो इन चारों लेजिस्लेशंस को होलिस्टिकली कंबाइन करके एक एक्ट बना दिया गया है जो आपके पार्लियामेंट में कल टेबल हुआ है, ठीक है, ताकि आपकी लेजिस्लेशंस जो हैं वो 4 अलग अलग जगह से ना होकर एक जगह सिंप्लीफाइड मैनर में, सिंपल आसान भाषा में लिखी जा सके, जिससे आपकी चीज़ें ईजियर लेवल पर हों, इमिग्रेशन के रूल्स जो हैं वो आपके थोड़े से ईजी हो सके, ठीक है। की प्रोविजंस इसमें देखे गए हैं। देखिए डिटेल्स तो हमारे पास धीरे धीरे सामने आएंगी, लेकिन यहाँ पर की डिटेल्स के अंदर क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एंट्री करने के लिए, एग्जिट फ्रॉम इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से रिलेटेड बात हुई है, पावर फॉर डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल फॉरेनर्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है, उनको कैसे डिपोर्ट करना है, मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरेनर्स बाय होटल्स, जहाँ भी होटल हॉस्पिटैलिटी जहाँ कहीं भी वो रुके हुए हैं वहाँ से उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ताकि एक प्रिसाइज्ड मैनर में हमारे पास डाटा बैंक हो कि कितने लोग बाहर से आए हैं, कितने दिनों के लिए आए हैं, किस तरीके से वो यहाँ पर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड हैं। एंड दिस इज हेयर इट इज द सिंप्लीफाइड लैंग्वेज ऑफ द बिल was likely to help in smooth administration of the provisions and ensure better compliance of foreigners with the immigration law. All right, तो ये पूरा का पूरा लॉ जो है वो गवर्नमेंट के एस्पेक्ट में एक पॉजिटिव टर्नआउट लेकर आ रहा है। अब इसको टेबल आउट किया गया है, इसके ऊपर डिस्कशंस होनी है, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स रहने वाले हैं, दैट विल बी अ मैटर ऑफ फैक्ट। बट येस, दिस इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इन अ लीग जब ये माइग्रेशन और इलीगल माइग्रेशन का इशू बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबल स्टांस पर है देश के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक आर्टिकल आपका अगेन कुकीज और मिति ग्रुप मणिपुर से रिलेटेड आया है। सेंटर की मीटिंग्स चल रही हैं लेकिन अभी कोई क्रिस्प डिसीजन इस चीज़ से रिलेटेड नहीं आया है। इट इज़ जस्ट अ रीड आउट आर्टिकल जहां आपको थोड़ा सा ध्यान देते हुए इसको सिर्फ पढ़ लेना है, बिकॉज अभी कोई एज सच कोई लिटरल एडवांसमेंट इसके अंदर नहीं देखी गई है। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पर आपके बीपीएससी के इशू के बाद जो प्रोटेस्ट सामने आया था, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोला है कि क्योंकि इस देश के अंदर गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ लोग जा रहे हैं और गवर्नमेंट सर्विसेज की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है, इसीलिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है दैट आल्सो नीड टू बी सेफ एंड इंश्योर करें कि वो जो है केयरली हैंडल हो ताकि पब्लिक का विश्वास जिंदा रहे। ऑलराइट, बिकॉज जितने लोग आपकी पोस्ट जितनी है उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में नंबर में जो है लोग उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए फॉर्म्स फिल कर रहे हैं, दे आर गेटिंग द जॉब्स, या वो उसके अंदर बैठ रहे हैं प्रोसेस में। तो ये इंश्योर करना आपकी जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है उनकी ड्यूटी बनता है कि वो उस प्रोसेस को कम्प्लीटली सेफ रखें, फेथफुल रखें, ताकि लोगों का जो ट्रस्ट है वो बना रहे। ठीक है जी, तो उस चीज़ से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है। जहां कहीं भी सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो जाती है आपको थोड़ा सा उसकी रेलेवेंस इंक्रीज कर देनी चाहिए। ठीक है, आपको समझना चाहिए कि चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लाइन पर चली हैं। राइट, नाउ सी
इंडियन रेलवेज टू डिग अंडर गवर्नमेंट्स मिशन अमृत सरोवर। तो यहाँ पर आपके लिए मिशन अमृत सरोवर इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो अप्रैल 2022 के अंदर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, एम्बिशियस गोल क्या है इसका, या तो कंस्ट्रक्ट करना या रिजनरेट करना 75 पॉइंट्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये अमृत सरोवर बना रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगभग 75 पॉइंट्स को या तो कंस्ट्रक्ट करना या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको रीजनरेट करना, उनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ, एक क्लीन एनवायरनमेंट के साथ सामने लेकर आना। इस चीज़ के बारे में ये पूरा का पूरा आपका है। ठीक है, और इसके रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से बता रहे हैं। मोर देन 68,000 पॉइंट्स हैव बीन कंप्लीटेड, रीजनरेटिंग सरफेस एंड ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी इन वेरियस रीजन्स। ठीक है, तो अभी फेज 2 के अंदर जो है विद अ रिन्यूड फोकस ऑन इंश्योरिंग, अब जब आपने पॉन्ड बना दिया है तो नाउ दे आर सेइंग कि फेज 2 के अंदर हम इंश्योरमेंट करना चाहते हैं कि वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी रहे, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ वी वांट टू रीजन क्लाइमेट रिजिलियंस, इकोलॉजिकल बैलेंस वगैरह की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, अब इसी लीग को सपोर्ट करने के लिए आपकी रेलवेज अथॉरिटी सामने आई है, ताकि वो डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई कर सके कि कहाँ पर अमृत सरोवर बनाना है, किस तरीके से होगा, उस चीज़ से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है अमृत सरोवर स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है, सीधा सीधा आपसे पूछ लेगा यूपीएससी के अंदर 2-4 फैंसी पॉइंट्स बना के। ऑलराइट, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट की न्यूज़ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। सबसे पहली न्यूज़ यहाँ से रॉयल सोसाइटी से रिलेटेड है। 360 इयर्स का इतिहास है इस सोसाइटी का, ब्रिटेन की, यूके की है आपकी। ठीक है, और ये वन ऑफ द साइंटिफिक टेम्परामेंट्स की सोसाइटी है, मतलब जो हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट अथॉरिटीज़ रहे हैं, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, इसैक न्यूटन है, चार्ल्स डार्विन है, ये सब लोग कभी ना कभी इसका मेंबर रहे हैं, और इसको वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस सोसाइटीज़ माना जाता है। एलन मस्क भी इसके मेंबर रहे हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि जिस तरीके की साइंटिफिक डेवलपमेंट्स उन्होंने की है, चाहे स्पेसएक्स के अंदर की हो, चाहे न्यूरोलॉजिकल साइंस के अंदर की हो, इलेक्ट्रॉनिक कार से रिलेटेड की हो, विच एवर सॉर्ट ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट्स दिस मैन हैज़ डन, उसकी वजह से इनको इसका मेंबर बना दिया गया था। बट अभी कुछ टाइम से इसके ही सोसाइटी के कुछ मेंबर्स इस चीज़ के ऊपर क्लेम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दे आर सेइंग कि यहाँ पर देखिए, ही इज एक्यूज्ड ऑफ डाइवर्स फ्रॉड एंड ग्रोस ब्रीचेस ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, तो जो रॉयल सोसाइटी के कुछ लोग हैं, दैट इज डॉर्थी बिशप, वो कह रहे हैं कि जो आपके इन्होंने एक लेटर लिखा ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन एड्रियन स्मिथ को, दैट हेयर वी नीड टू रिमूवल ऑफ एलन मस्क should be expelled from the British Royal Society because he peddles conspiracy theories and make Nazi salutes, but also because huge damage he is doing to the scientific institutions. ठीक है, तो इनके हिसाब से जिस तरीके के काम वो कर रहे हैं, जिस तरीके से वो इनैक्ट कर रहे हैं, दैट इज नॉट इन द फेवर ऑफ द साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, इसीलिए इनको इस अथॉरिटी से एक्सपेल कर देना चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ से देखिए, सिर्फ इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो। ऑलराइट, ये चीज़ ये है कि क्यों एक्सपेल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब लोग बोल रहे हैं एक्सपेल आउट करना है। यहाँ पर देखिए, रॉयल सोसाइटी के अंदर लगभग 1700 फेलो है, जिसमें से 60 ने साइन कर दिया है कि एलन मस्क को निकाल देना चाहिए, लेकिन बाकी सब फेवर में खड़े हैं, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग हिज आर्ट ऑफ वर्क, कि जिस तरीके से इन्होंने काम किया है साइंटिफिक डेवलपमेंट्स में, आइदर इन दी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री और स्पेस इंडस्ट्री, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, दैट इज कमेंडेबल। और वो जो लोग इनको नीचा दिखाने या जो इनको पुट डाउन कर रहे हैं, उनका क्रिटिसिज्म का अधिकार भी नहीं बनता है, क्योंकि इन्होंने इतनी अचीवमेंट्स अचीव कर ली हैं। राइट, नाउ व्हाट विल हैपन और नॉट, दैट इज अ स्टांस ऑफ फ्यूचर, क्योंकि अभी के लिए एट प्रेजेंट ही इज, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, फॉलोइंग अ मीटिंग ऑन March 3rd, उसके बाद से अभी भी उनकी फेलोशिप जो है वो चल रही है। अ स्टेटमेंट बाय द सोसाइटी डिड नॉट मेंशन मस्क, तो इसीलिए अभी फर्दर एक्शंस क्या होने वाले हैं क्या नहीं, वो देखने लायक रहेगा। अभी के लिए ही इज द मेंबर ऑफ सोसाइटी। बस आपको पता होना चाहिए कि ऐसी एक सोसाइटी है जो एग्जिस्ट करती है, जिसकी मेंबरशिप बहुत ज़्यादा मैटर करती है, एंड उसके अंदर एलन मस्क को लेकर चीज़ें जो है कॉम्प्रीहेंड कर रही हैं।
ठीक है, एक फैक्टर ये भी माना जा रहा है कि अगर इनको यहाँ से निकाल दिया गया तो जो डोज डिपार्टमेंट बनाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं यूएस और यूके के टाइज में भी इन्फ्रिंजमेंट देखने को मिल सकती है, बिकॉज इस वक्त जो एलन मस्क हैं ही हैज बिकम राइट हैंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा सब लोग मान रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ सीधा सीधा अटैक उनके ऊपर होता है तो दोनों नेशंस के जो स्ट्रेंगल्ड रिलेशंस हैं वो और शायद ज़्यादा कॉम्प्रीहेंड कर जाएं, इसीलिए भी चीज़ें जो हैं वो स्लो पेस पे चल रही हैं इसमें। नेक्स्ट नाउ सी दी गेमिंग सेक्टर से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है जिसके अंदर आपको पूरा इम्पेटस दिखाया गया है कि गेमिंग सेक्टर का भारत के अंदर कितनी बड़ी मार्केट है, किस तरीके से फ्लरिश हो सकती है, कितने स्टार्टअप्स इसमें यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं, ऑलराइट। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर रेलेवेंस दिया है इन लोगों ने, दैट इज रिलेटेड टू टैक्स इम्पोजिशन। उससे पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि लगभग रिपोर्ट पैक करती है कि गेमिंग जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, जिसमें 33,000 करोड़ 2023 में थे और प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 66,000 करोड़ हो जाएगी बिटवीन 2023 एंड 2028। ऑलराइट, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि आपकी जो कुछ स्टेट्स हैं वो रूल आउट कर रही हैं पॉलिसीज, टेक एनिमेशन से रिलेटेड हो गया या फिर विजुअल इफेक्ट कॉमिक सेक्टर से रिलेटेड, एंड मोर ओवर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स ने अनएनिमसली इसके ऊपर 28% जीएसटी लगा दिया है, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है क्योंकि ये वहाँ पर लगता है जहाँ पब्लिक हार्म दिखता है, जैसे कि गैम्बलिंग, लिकर, तंबाकू, ऐसी चीज़ों को हम 28% स्लैब में रख रहे हैं। और वहाँ आप वन ऑफ द सनशाइन इंडस्ट्रीज जो आपकी हैं, जो इमर्जिंग इंडस्ट्री है, उसके ऊपर आप 28% टैरिफ लगा रहे हैं, ये समझ से बाहर है, ऐसा इस आर्टिकल का रेलेवेंस दिया गया है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आपके साथ डिस्कस हुआ है दैट द इंडस्ट्री जो है वो एक्सेसिव यूज में है। क्लियरली यहाँ पर देखिए देयर आर लेसन्स फॉर दोज इन द ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर बिकॉज फैमिलीज और रेगुलेशंस कंसर्न है कि देखिए यहाँ पर डाटा प्राइवेसी से रिलेटेड, आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड, आपकी प्राइवेसी और आपके कंप्लीट मैकेनिज्म से रिलेटेड इश्यूज हैं, बिकॉज चीज़ें जो हैं वो नेक्स्ट लेवल पे जाके कॉन्ट्रावीन कर जाती हैं। बट साथ ही साथ हमें यहाँ पर ये भी समझना चाहिए कि ये वन ऑफ द इमर्जिंग इंडस्ट्रीज है, राइट। तो इफेक्टिव वे यही रहेगा कि गवर्नमेंट जो है वो एक नई वेव ऑफ डी रेगुलेशन स्टार्ट करे ताकि जीएसटी रेट्स को रैशनलाइज करे और एक कंप्लीटली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लगाए जिसके चलते यहाँ पर जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं या आपके प्राइवेसी के कंसर्न्स हैं वो सारे के सारे पहले जस्टिफाई हो सके और उसके बाद इस इकोनॉमी के अंदर इस पूरी एक इंडस्ट्री को एक नया स्टार्टअप मिल सके, एक नया बूस्ट मिल सके। ठीक है, तो उस चीज़ से रिलेटेड ये पूरा का पूरा आपका आर्टिकल है, नई चीज़ के ऊपर आर्टिकल है, आपको समझना चाहिए। ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत ही आराम से आपको इस आर्टिकल को तवज्जो देनी है। उसके बाद लेट्स सी हियर फ्रॉम द वर्ल्ड पेज व्हाट वी हैव इन न्यूज़ टुडे। सबसे पहले यहाँ पर इधर बात कर लेते हैं। प्रचंड अर्जेस पीपल टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी इन नेपाल, दैट इज पुष्प कमल दहल प्रचंड, जो आपके अपोजिशन के हैं लीडर, मेन लीडर हैं, ठीक है, और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने लोगों से गुहार लगाई है कि आप डेमोक्रेसी को बचाइए क्योंकि वहाँ पर इस टाइम पे ऑनगोइंग प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, दिस स्टेटमेंट, वेरियस करप्ट एंड अपॉर्चुनिटिस्टिक एलिमेंट आर अटेम्प्टिंग टू अंडरमाइन द सिस्टम and seize the rights of the people. It is the responsibility to protect the rights won by the people and we will not shy away from our responsibility. ठीक है, तो ज्ञानेंद्र शाह ने अराइव किया ऑन दी सिक्योरिटी। ये पूरा का पूरा मामला जो है आपका दैट इज रिलेटेड टू दी केपी शर्मा ओली को वो कर रहे हैं कि उनके हिसाब से वो ऐसी प्रैक्टिसेस, करप्ट प्रैक्टिसेस प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे जो हार्ड कोर विन डेमोक्रेसी है उसको वो माओइस्ट के हत्थे चढ़ा रहे हैं। ऑलराइट, तो ये एक आप ये कह सकते हैं अनस्टेबल एनवायरनमेंट है आपके एक और बिल्कुल क्लोज नेबरहुड के अंदर। अभी अगर आप स्टैट्स को ध्यान से देखेंगे तो चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, यहाँ पर म्यांमार के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, वहाँ पर हर जगह अनस्टेबल गवर्नमेंट्स हैं, हर जगह डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप कह सकते हैं कंप्लीटली इंश्योरिंग गवर्नमेंट सामने नहीं है। ठीक है, तो देयर इज अ टर्मोइल गोइंग ऑन और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये
कि भारत इन सबके साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है, तो नेचुरली फिर वहाँ पर इलीगल माइग्रेशन से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, वहाँ पर टर्मोइल के इश्यूज आ जाते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हमें भी कंसीडर करने पड़ेंगे वाइल्स्ट जब वहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, स्पेसिफिकली जहाँ हमारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज हो रही हैं या साथ में आपके बॉर्डर शेयर हो रहा है। एक न्यूज़ जो आपकी इंपॉर्टेंट है दैट इज़ फ्रॉम हेयर, स्पेस स्टेशन के अंदर आपके काफ़ी टाइम से सुनीता विलियम्स और आपके एक और बुचर विलम मोर, ठीक है, दे हैव बीन देयर सिंस आई गेस इनको 9 महीने से ज़्यादा शायद हो गया है टाइम, ठीक है। यहाँ पर हाँ जी, जून के अंदर इन लोगों ने वापसी आना था, सिर्फ 7 दिन के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर जो स्पेसएक्स का जो पेयर है जो आपका दैट इज़ दी आईएसएस बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट था, उसके अंदर कुछ कमी आ गई थी जिसकी वजह से ये लोग वापस नहीं आए हैं। तो अब क्रू नंबर 10 जा रहा है, जब वो वहाँ पर जाएगा वो अपने आप को ऑर्बिट पे प्लेस करेगा, तब क्रू नंबर 9 वहाँ से वापस आएगा। उसी चीज़ से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल आया हुआ है, ठीक है। SpaceX की ये क्रू है, 10 कमांडर एन मैकलिन वेव्स इन फ्रंट ऑफ हर क्रूमेट्स एट द कैनेडी स्पेस सेंटर। ये लोग फ्लाई करने वाले हैं फाल्कन 9 रॉकेट से, ठीक है, और इनके जाने के बाद ही उन लोगों की वापसी का रास्ता खुलेगा। ऑलराइट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है बिकॉज दैट इज बैक इन जून, ऑलमोस्ट 1 साल पूरा होने आया है, ठीक है। वी आर इन मार्च, सो 3 मंथ्स लेफ्ट, ठीक है। 9 महीने के आसपास इनको टाइम हो चुका है जब वो लोग स्पेस के अंदर ही हैं, ISS दैट इज इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर ही रुके हुए हैं, स्पेस स्टेशन पर, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आज के पेपर से। ये सारी आप वर्ल्ड पेज पे, पिछले पेज पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर आप देखें तो रिपीटेटिव न्यूज़ हैं दैट इज़ रिलेटेड टू योर मिनरल्स ट्रीटी जो USA के साथ यूक्रेन की हो रही है, ठीक है, कि वहाँ के मिनरल्स इंपॉर्टेंट हैं और उसी के चलते ही हम उनको प्रोटेक्शन देंगे, इस तरीके की बातें हो रही हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, चीज़ें उसी से रिलेटेड है ये पूरा का पूरा मामला, ठीक है। तो रशिया यूक्रेन वॉर को स्टॉप करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बीच में आ रहा है दैट इज़ ताकि अपनी चीज़ों को दोबारा इंटरवीन कर सके USA, दैट इज़ रिलेटेड टू द मिनरल्स ऑफ यूक्रेन, ऑलराइट, क्योंकि उसकी ग्रोथ ट्राजेक्ट्री अच्छी है बिकॉज ऑफ इट्स मिनरल रिजर्व्स। इसी से रिलेटेड अब ये पूरी की पूरी डील जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं आप रुकी हुई है या फाइनलाइज होना बाकी है, ऑलराइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। इंपॉर्टेंट स्टफ आया हुआ है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज स्टे ट्यून टू द्रोणाचार्य IAS। थैंक यू वेरी मच।